चलो कैसे हो मेरे लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज से हम यहाँ पर उन कवियों को पढ़ने वाले हैं जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं। देखो यहाँ पर आदिकाल में ज्यादा नहीं, 3-4 कवियों को भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। भक्ति काल में भी आप यहाँ पे 5 से 6 कवि पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डेली 1 से 2 कवियों के बारे में सारी चीजों की जानकारी, आखिर इनका जन्म कब हुआ, आखिर यहाँ पर इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बाद इनकी पंक्तियां कौन कौन सी हैं, इनके यहाँ पर उपनाम क्या क्या हैं, इनके गुरु कौन हैं, तो ये सारी की सारी चीजों की वार्ता आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि आपकी वर्ग 3 की जो 6000 पद हैं वो बहुत जल्द आने वाले हैं। प्री प्राइमरी जिसको यहाँ पर बोला गया है, लेकिन वो केवल महिलाओं के लिए हैं, मतलब फीमेल के लिए हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके यहाँ पर मेल के लिए भी आएंगे, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें सभी बच्चे। और आज यहाँ पर आप व्यवस्थित एक नोट्स बनाना। आज से यहाँ पर जो कवि हैं 10, मैं कह सकता हूं कि 8 से 10 दिन भी आपने अगर पढ़ लिया तो ये मान लो 20-25 कवि में आपका काम हो जाएगा, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो बहुत बढ़िया, राजगढ़ से स्वागत है सभी का बेटा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, पहले आप सभी जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे अमीर खुसरो, फिर यहाँ पे विद्यापति। 2 कवियों को ही देखना है बेटा, अमीर खुसरो। अब देखो यहाँ पर अमीर खुसरो के बारे में पहली बात तो यहाँ पे सबको पता है कि अमीर खुसरो है कौन। और यहाँ पर याद रखना, मैं जैसा लिखूं वैसा आप लोग नोट्स में लिखते जाना और चीजों को क्लियर करते जाना, एक एक डाउट आप लोग क्लियर करते जाना। और जो तुमको ना समझ में आए उसको आप यहाँ पे 10 बार 20 बार 50 बार तब तक पूछना जब तक वो आपको पल्ले ना पड़े। ठीक है भैया? हाँ बहुत बढ़िया। चलो देखना, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करते रहोगे तो ये क्लास का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आप लोग यहाँ पर वो कंटेंट प्राप्त कर पाओगे जिसकी आप यहाँ पे आशा कर रहे थे कि हम पेपर में जब जाएं तो एज इट इज आपके क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है? चलो अमीर खुसरो। अब यहाँ पर देखना, इनके जन्म की जब बात होती है तो जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म यहाँ पर अलग अलग कवियों के अनुसार आपने देखा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं इनका जो जन्म है आपको यहाँ पर 1253 या 54 आता है आपका, और इनकी जो मृत्यु है वो यहाँ पर 1324 आती है। क्या आती है? 1324। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे दिया जाएगा तो इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा तो जन्म यहाँ पर कब हुआ था, तो जन्म आपका यहाँ पर 54। हाँ कई जगह आपको यहाँ पर याद रखना, व्यवस्थित जो माना जाता है वो 55 माना जाता है। क्या माना जाता है? तो 1255 से यहाँ पर 1324 तक इनका शासनकाल माना जाता है, ये आप सभी को पता है। अब बात आती है कि सर इनका जन्म हुआ कहां पर था, तो जन्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो जन्म था वो एटा में हुआ था। कहां पर हुआ था? एटा। अब एटा आपका कहाँ आता है? यूपी में आता है। कहाँ आता है? तो जिला एटा आपका यूपी में आता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग समझना, एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि सर यहाँ पर ये बताइए इनका मूल नाम क्या था। इनका यहाँ पे मूल नाम क्या था? तो मूल नाम की जब बात आती है तो आप सभी लोग जानते ही हो कि इनका जो मूल नाम था वो यहाँ पर क्या था? अबुल हसन था लाडलो। क्या नाम था? अबुल हसन था। तो इनका यहाँ पर मूल नाम पूछा जाएगा तो आप लोग कह सकते हो कि इनका यहाँ पर जो मूल नाम है वो यहाँ पर क्या माना जाता है? अबुल हसन माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि अमीर खुसरो को यहाँ पर 12 वर्ष की जो आयु थी, तो याद रखना एक व्यक्ति थे ख्वाजा इजुद्दीन। कौन थे आपके? तो याद रखना यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? ख्वाजा। तो ख्वाजा इजुद्दीन, क्या नाम था भैया? ख्वाजा इजुद्दीन। तो ख्वाजा इजुद्दीन ने यहाँ पर क्या किया था? तो इनको यहाँ पे खुसरो की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, अमीर खुसरो की तो जो उपाधि दी थी खुसरो की वो किसने दी थी आपको? तो याद रखना खुसरो की जो उपाधि दी थी वो यहाँ पर किसने दी थी? तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। और कितने वर्ष में ये उपाधि मिली थी? तो 12 वर्ष में मिली थी। कितने वर्ष में? जब यहाँ पे अबुल हसन 12 वर्ष के थे। हाँ बिल्कुल भैया, कासगंज जिला में। ठीक है? हाँ ये हम पहली बात कर रहे हैं बेटा। अब तो यहाँ पर आपका, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे समझना, अगला जो आपको दिया गया है तो पहले आप लोग यहाँ पे याद रखना, तो खुसरो की जो उपाधि है वो इनको 12 वर्ष में मिल गई। इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आता है कि सर इनके गुरु का नाम और बता दीजिएगा। तो इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? तो याद रखना यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं, तो निजामुद्दीन औलिया जी जो हैं, तो निजामुद्दीन औलिया यहाँ पर क्या माने जाते हैं? इनके गुरु माने जाते हैं।
और निजामुद्दीन औलिया के लिए यहाँ पर इन्होंने एक पंक्ति भी लिखी थी, शायद आपको यहाँ पर याद भी होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। जब इनकी सारी पंक्तियां लास्ट में पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है बात? यहाँ पर गौरी सोबे सेज पर डाले लंबे के, समझ रहे हो ना? हाँ, उसको अपन आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर याद रखना, आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि जब आप इनकी रचनाएं पढ़ते हो तो यहाँ पर रचनाओं के बारे में भी आप लोग यहाँ पे जब पढ़ते हो तो बहुत सारी रचनाएं इनकी आती हैं। रचनाओं की बात यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप लोग यहाँ पे तनाव नाले में याद भी करा दूंगा इसको अभी के अभी। सबसे पहले याद रखना इनकी जो रचना है, तो रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो पहले याद रखना एक रचना आती है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, खालिक वारी। कौन सी आती है? खालिक वारी आती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक नुप से पर आती है। कौन सी आती है? जिसको आप लोग नूह से पर भी कहा जाता है। तो याद रखना नूह से पहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नूह से पहर भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने मुकरियां लिखी, पहेलियां लिखी, गजल लिखी, 2 सुखने लिखी थी, नजराने हिंद लिखी थी। तो याद रखना एक लिख लो इनकी, कौन सी? 2 सुखने। इसके बाद यहाँ पर याद रखना नजराने हिंद। कौन सी है भैया? नजराने हिंद। और आपने एक और यहाँ पे पढ़ी होगी, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट आती है हालाते कन्हैया। कौन सी आती है लाडलो? हालाते कन्हैया आप लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी। तो यहाँ पर याद रखना एक आती है इनकी, कौन सी? हालाते कन्हैया आती है। कौन सी आती है? हालात ये कन्हैया आती है। तो हालाते कन्हैया भी किसकी मानी जाती है? अमीर खुसरो की। एक और आती है यहाँ पर किरान उस सादेन। कौन सी आती है? तो किरान उस सादेन भी आती है। तो किरान उस सादेन भी आती है। तो किरान उस सादेन भी यहाँ पे किसकी रचना मानी जाती है? तो ये भी आपकी अमीर खुसरो की। इसके बाद यहाँ पर आप 2 और लिख लेना भैया, एक आती है इनकी पहेलियां और एक यहाँ पे इनकी आती है कौन सी? मुकरियां। एक आती है यहाँ पर इनकी कौन सी? गजल आती है। कौन सी आती है? गजल आती है। तो यहाँ पर ये सब क्या है? ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं लाडलो। क्या मानी जाती हैं? रचनाएं मानी जाती हैं। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि ये बताइएगा इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो खालिक वारी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि खालिक वारी सबसे मोस्ट इसलिए है, इसके बारे में जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम सारी की सारी डाउट आपके क्लियर कर देंगे। समझना, एक आती है यहाँ पर आपकी कौन सी? नूह से पहर आती है। कौन सी आती है? नूह से पहर आती है। 2 सुखने आती है, नजराने हिंद आती है, हालाते कन्हैया आती है, किरान उस सादेन आती है, पहेलियां मुकरियां और गजल आती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को याद कौन सी करना है? एक तो हालाते कन्हैया आती है। कौन सी आती है? हालाते कन्हैया याद करना है। एक यहाँ पे आपको याद करना, नूह से पहर याद करना है और खालिक वारी याद करना है। बस आप लोग 3 रचना याद कर लेना इनकी, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। हाँ, बहुत बढ़िया। 2 सुखने, ये तो आप लोगों ने यहाँ पर पहले भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखना आखिर इनकी जो रचनाएं हैं इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि आखिर इनका बिंदु क्या है, ये यहाँ पर क्या सिखाना चाहते थे लोगों को। चलो फिर से एक बार रिपीट कर लेना। अमीर खुसरो का जन्म आप लोगों का एटा में हुआ। मूल नाम अबुल हसन था। ख्वाजा इजुद्दीन ने इनको यहाँ पे खुसरो की उपाधि दी थी मात्र 12 वर्ष में। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। कौन है भैया? तो यहाँ पर याद रखना निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम है। आगे हम बढ़ते हैं तो इनकी रचनाओं की बात होती है, तो रचनाओं में कौन कौन से आते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर याद रखिएगा खालिक वारी प्रथम शब्दकोश है, खड़ी बोली। हाँ बिल्कुल बेटा, आने वाले हैं सारे कंसेप्ट। खालिक वारी में क्या विवेचन है, क्या वार्ता है, सारी चीजें। तो यहाँ पर खालिक वारी हो गया, नूह से पर हो गया, 2 सुखने हो गया, नजराने हिंद हो गया, हालाते कन्हैया हो गया, किरान उस सादेन हो गया, पहेलियां हो गया, मुकरियां हो गया, गजल हो गया। ये सब इनकी क्या मानी जाती है? रचनाएं मानी जाती है। क्या मानी जाती है? रचनाएं मानी जाती हैं। अब देखना यहां पर जब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की, तो यहां पर समझ लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या क्या। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि सर इनकी जो खालिक वारी रचना है, अगर हम बात करें यहां पर खालिक वारी की, तो खालिक वारी रचना में यहां पर क्या क्या आपको उल्लेख मिलता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को यहां पर हिंदवी शिक्षा की या हिंदी की शिक्षा देने के लिए खालिक वारी नामक क्या था? तो हिंदी फारसी शब्दकोश की रचना की थी इन्होंने। किसकी रचना की थी? तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को
पुत्र को भाषा ज्ञान के लिए भी आप लिख सकते हो कि भाषा का ज्ञान कराने के लिए यहां पर इन्होंने कौन सी रचना की थी, तो खालिक वारी की रचना की थी। किसकी की थी लाडलो, तो खालिक वारी की रचना की थी। इसके बाद यहां पर याद रखना जो खालिक वारी है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो खालिक वारी में ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदवी की शिक्षा देने के लिए भी यहां पर इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को क्या सिखाई थी भैया, हिंदवी की शिक्षा दी थी। अब बात आती है, इसमें एक आप पंक्ति याद रखना, इसमें एक पंक्ति याद रखना जो आपसे पूछी जाती है, कई बार आ भी चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गाड़ी, मतलब यहां पे 1 लाख ऊंट थे 1.25 लाख गाड़ी थी, उस पर खालिक वारी रखी थी। तो यहां पर याद रखना जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गाड़ी और तेही पर लादी खालिक वारी, तो ये आप लोग यहां पर लिख लेना पंक्ति 1 लाख ऊंट 1 लाख ऊंट 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गाड़ी 1.25 लाख गाड़ी तेही पे लादी तेही पर लादी तेही पर लादी या पे लादी जो भी आपका, तो यहां पर लिख लो आपको तेही पर लादी खालिक वारी खालिक वारी खालिक वारी। तो ये आप लोगों को पंक्ति याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको यहां पे पूछा जाएगा कि खालिक वारी की कौन सी पंक्ति है, हाँ जो आपसे पूछी जाएगी तो यही पूछी जाएगी 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गाड़ी और तेही पे लादी खालिक वारी, तो यहां पर ही आपसे पूछा जाएगा तो एक खालिक वारी से दिया गया है। इसके बाद यहां पे हम बात करते हैं, तो जो आपके पास यहां पे रचना है खालिक वारी, कौन सी है लाडलो, तो जो खालिक वारी रचना है, अगर हम इसके बाद और बात करें तो खालिक वारी में यहां पर क्या मिलता है, आपको 2 चीजें मिल जाती है इसमें, क्या क्या, एक तो आपको यहां पर हिंदी शब्द मिलता है इसमें, और एक यहां पर क्या मिलता है आपको, हिंदवी शब्द मिलता है। क्या, हिंदवी शब्द मिलता है। तो हिंदी शब्द यहां पर कितनी बार मिलता है, 5 बार हिंदी शब्द मिलता है। कितनी बार, 5 बार यहां पर इसमें क्या मिलता है, हिंदी शब्द मिलता है। और यहां पर इसमें 30 बार आपको हिंदवी शब्द मिलता है। कितनी बार, 30 बार यहां पर इसमें कौन सा शब्द मिलता है, हिंदवी शब्द मिलता है, इसलिए कहा जाता है। तो यहां पर याद रखना जो खालिक वारी है इसमें यहां पर हिंदी शब्द का जो उल्लेख है वो कितनी बार हुआ है, 5 बार, और हिंदवी का जो उल्लेख हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 30 बार हुआ है लाडलो। कितनी बार हुआ है, 30 बार हुआ है। तो ये आप लोगों को यहां पर याद रख लेना है। क्लियर है बात यहां पर, हाँ बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद अब यहां पर समझना और आपसे क्या क्या फैक्ट पूछा जाएगा। जैसे एक आती है यहां पर नूह से पहर आती है, कौन सी आती है, नूह से पहर। तो नूह से पहर की बात करें तो इसमें यहां पर क्या दिया है, भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है केवल इसमें। तो जो भारतीय बोलियां हैं, तो भारतीय बोलियों के संबंध में 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 विस्तार से वर्णन मिलता है, विस्तार से वर्णन मिलता है। तो जो यहाँ पे भारतीय बोलियां हैं उनके संबंध में अगर आपको विस्तार से वर्णन चाहिए तो फिर यहाँ पे आप लोगों को नूह से पहर रचना इनकी पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, हाँ सर ये पंक्ति तो हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें नहीं मिलने वाली बेटा। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है। जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाइक और शेयर सभी बच्चे करेंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो हाँ सर लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, बहुत बढ़िया। और बताइएगा, हाँ एक शब्दकोशीय रचना कौन सी है, ये अच्छा प्रश्न है। तो याद रखना जो खालिक वारी है एक शब्दकोशीय रचना मानी जाती है। आपसे पूछा जाएगा तो एक शब्दकोशीय रचना मानी जाती है। एक शब्दकोशीय रचना जो मानी जाती है वो खालिक वारी को ही कहा जाता है लाडलो। किसको कहा जाता है, हाँ चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। सितार तबला वादक यही थे बेटा आपके, कौन, अमीर खुसरो थे, ठीक है। हाँ सर खालिक वारी में कौन कौन सी भाषा मिलती है, हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, इन 4 भाषाओं के शब्दों का ज्यादा प्रयोग कहां मिलता है, खालिक वारी में मिलता है। क्लियर है बात यहां पर, हाँ और कोई डाउट किसी का, चलो कोई डाउट नहीं है, खुश रहो भैया। आगे बढ़े,
फारसी हिंदी शब्द को, ठीक है। चलो अब यहां पर देखना, इसके बाद आपसे यहां पर और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यहां पर देखना अब कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद यहां पे अमीर खुसरो के बारे में समझ लेते हैं बेटा। अमीर खुसरो के बारे में यहां पर समझ लेते हैं। तो अमीर खुसरो के बारे में अगर हम बात करें तो और यहां पर थोड़ा डीपली चलते हैं बेटा। याद रखना यहां पे एक आध दो पॉइंट हो सकता है कि आप लोग नए मिलें। हाँ, यूपी टीजीटी का पेपर कब तक होगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन आपका कभी भी आ सकता है, तो आप तैयारी बंद ना करें, कभी भी आ सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद यहां पर याद रखना अमीर खुसरो के बारे में और समझ लेते हैं। अमीर खुसरो को हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कभी भी कहा जाता है। तो आप लोग यहां पर याद रखना, इनको यहां पर हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि कहते हैं लाडलो। क्या कहते हैं? तो प्रतिनिधि कवि कहते हैं, प्रतिनिधि कवि कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इनको हिंदू मुस्लिम, इनको यहां पर हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति, मतलब हिंदू और मुस्लिम का समन्वय, तो संस्कृति का क्या कहा जाता है? इनको प्रतिनिधि कवि कहा जाता है लाडलो। क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। इसके बाद यहां पे खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। ये क्या है? तो आप लोग यहां पर लिख लेना, ये खड़ी बोली हिंदी के प्रतिनिधि कवि हैं। खड़ी बोली हिंदी के यहां पर ये क्या है? प्रतिनिधि कवि हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली हिंदी के प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं खड़ी बोली हिंदी के यहाँ पर क्या है? प्रथम कवि भी हैं। तो याद रखना आप लोग ये भी लिख सकते हो कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी कौन है आपके? तो अमीर खुसरो है। प्रतिनिधि भी आपके कौन कहे जाते हैं? अमीर खुसरो कहे जाते हैं। क्लियर है बात यहां पर? हाँ चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन भी आएंगे बेटा, सब कुछ आएगा। आप लोग यहां पे याद रखना, बिहार पीजीटी है बेटा, बिहार के लिए ही आप यहां पे नेट सेट बिहार टीजीटीपी सब के लिए तैयारी कर सकते हो, क्योंकि याद रखना इसमें आपका लेवल वहीं तक का मिलने वाला है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। अब यहां पर याद रखना आपसे पूछा जाएगा और कि अमीर खुसरो ने यहां पर हिंदी रचनाओं का एक संकलन भी किया था, जवाहरे खुरवसी। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो जवाहरे खुसरवी के नाम से किया था। किसके नाम से? जवाहरे खुसरवी के नाम से प्रथम संकलन किया था हिंदी रचनाओं का 1918 में। तो याद रखना मौलाना रशीद अहमद सलाम ने अलीगढ़ से इसको प्रकाशित भी करवा दिया था। क्या करवा दिया था? प्रकाशित करवा दिया था। तो हिंदी रचनाओं का जो संकलन है, तो आप लोग याद रख सकते हो इसको, हिंदी रचनाओं का जो संकलन है, तो हिंदी रचनाओं का जो संकलन है वो यहां पर इन्होंने किस नाम से किया था? तो आप लोग याद, जवाहरे खुसरवी के नाम से। किसके नाम से? जवाहरे खुसरसी के नाम से। तो यहां पर इसको खुसरवी की कई जगह आपको अलग अलग मिल जाता है, खुसरवी कहा जाता है, रवि खुश था। तो यहां पर याद रखना खुसरवी के नाम से इन्होंने एक संकलन किया था। और पूछा जाएगा कि भैया इसका प्रकाशन कहां से हुआ था? तो याद रखना 1918 में। किसने करवाया? मौलाना रशीद ने। तो मौलाना रशीद अहमद को क्या नाम था भैया? मौलाना रशीद अहमद ने क्या किया भैया? तो यहां पर अलीगढ़ से प्रकाशित करवा दिया इसको। कहां से? अलीगढ़ से यहां पर इस संकलन को क्या करवा दिया? प्रकाशित करवा दिया। जब आपसे पूछा जाएगा तो जवाहरे खुसरवी जो है 1918 में इसका जो यहां पर प्रकाशन करवाया था, वो यहां पर किसने करवाया? मौलाना रशीद अहमद ने इसका प्रकाशन करवा दिया था। क्लियर है बात यहां पर? इसके बाद यहां पर याद रखना, अब बोला सर ये तो इनका प्रथम था, ये तो क्या था? इनका प्रथम संकलन था। अब बात आती है कि सर इनका दूसरा संकलन कब आया? तो याद रखना द्वितीय संकलन इनका 1922 में आया था। ये कब आया था? 1918 में, 4 साल बाद आया था। और द्वितीय संकलन जब आया था तो यहाँ पे एक व्यक्ति थे ब्रज रतन दास ने नागरी प्रचारी सभा काशी से खुसरो की हिंदी कविता नाम से प्रकाशित किया था। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर इसका दूसरा जो संकलन था, दूसरा जो संकलन था, तो दूसरा संकलन यहाँ पर किसने करवाया भैया? ब्रज रतन दास ने। किसने भैया?
तो याद रखना यहाँ पर व्यक्ति का नाम है ब्रजरतन दास। ब्रजरतन दास, तो ब्रजरतन दास ने यहाँ पर 1922 में किस नाम से करवाया? हिंदी कविता के नाम से। किस नाम से? तो हिंदी कविता के नाम से, हिंदी कविता के नाम से, हिंदी कविता के नाम से, हिंदी कविता के नाम से नागरी प्रचारी सभा काशी से, नागरी प्रचारणी सभा काशी से, नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका यहाँ पर क्या करवाया? प्रकाशन करवाया या प्रकाशित किया। तो आप लोग याद रखना, पहला जो संस्करण था इसका, संकलन था, वो जवाहरे खुसरवी। दूसरा हिंदी कविता, पहला 18 में, दूसरा आपका 22 में। पहला यहाँ पर मौलाना जी ने किया अलीगढ़ से, दूसरा यहाँ पर किसने करवाया? तो ब्रजरतन दास ने यहाँ पे नागरी प्रचारी सभा काशी से इसका संकलन करवा दिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी कविता से। चलो ठीक है, हो गया। एक बार यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डीपली चलते हैं। कितने राजाओं के शासन काल में रहे थे? वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन लिख लेना 11 राजा। ठीक है, सबसे ज्यादा राजाओं के शासन काल में रहे थे ये। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े अपन। हाँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा राजाओं के शासनकाल में रहने वाले कौन थे? आपके खुसरो जी थे। ठीक है, इनके नाम यहाँ पे हम समझ लेते हैं, क्या क्या इनका नाम था। तो आप लोग यहाँ पे समझना, अमीर खुसरो के बारे में और समझ लेते हैं, अमीर खुसरो के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा इनके बारे में और क्या क्या पता है, तो बोल देना हमको सब पता है। और जब आपसे पूछा जाए क्या क्या पता है, तो फिर यहाँ पे बोलना इनके अन्य नाम क्या थे। तो एक तो इनका नाम था तुर्क ए अल्लाह, क्या था? और एक था तोताए हिंद। तो इनके यहाँ पर अन्य नाम की जब बात होती है, अन्य नाम की जब बात होती है, तो एक तो इनका नाम क्या था भैया? एक इनका नाम था तुर्क ए अल्लाह। क्या नाम था भैया? तुर्क ए अल्लाह। और एक था तोताए हिंद। क्या नाम था भैया? तो तोताए हिंद, तोताए हिंद। अब यहाँ पे दो नाम आते हैं, एक आता है तुर्क ए अल्लाह और एक क्या आता है आपका? तोताए हिंद आता है। तो यहाँ पर ये दो नाम आ जाते हैं, किसके अन्य नाम? अमीर खुसरो जी के आ जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, लिख लिया सर हमने। हाँ, तांडव बुक में दिया है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हाँ, तोताए हिंद इन्हीं को कहा जाता था। ठीक है चलो अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। कौन थे आपके? 6000 वाली भर्ती के बारे में आप क्या बता रहे थे? एक बार फिर से बेटा, लास्ट में बताऊंगा, रुक जाओ आप लोग, पहले इसको कंप्लीट कर दें, फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर याद रखना, आपको जो दिया गया है, तो अमीर खुसरो के गुरु थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर बहुत दुखी हुए और उनकी कब्र पर जाकर कहा था कि गौरी सोबे सेज पर, हाँ, मुख पर डाले केस, चल खुसरो अब घर आपने, रेन भई बहुत दे। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने यहाँ पर कहाँ गए थे? तो भैया गुरु की मृत्यु होने के बाद कहाँ गए थे? कब्र पर। तो कब्र पर जाके कहा था। तो गुरु की मृत्यु की कब्र पर जाके इन्होंने क्या कहा था, ये आप लोग लिखना। तो गुरु की जो मृत्यु थी, गुरु की मृत्यु पर कब्र पर जाकर एक पंक्ति कही थी इन्होंने। आप लोग इस पंक्ति को थोड़ा ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है और कई बार आ भी चुकी है। तो पहले बेटा सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दें। हाँ, लाइक और शेयर कर दें, तभी यहां पर याद रखना। हाँ, तूतीय हिंद, तोताए हिंद, ठीक है भैया। पंक्ति किस किस की याद करें वो भी बता दूंगा। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, मजा आने वाला है अभी तो बेटा, मजा तो आएगा, लेकिन आप लोगों ने पता इतने बच्चे देख रहे हैं, आप लोग पहले लाइक कर दो सभी बच्चे में, तभी आपको यहाँ पे कम से कम इसमें 8 पंक्ति लिखाने वाला हूं। अगर आप लाइक नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। हाँ, फिर आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, कहाँ? एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है, हाँ। छाप तिलक सब छीने रे, मुंह से नैना मिलाई के। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया।
सबसे पहले लाइक कर दो बेटा, जितने बच्चे देख रहे हैं ना लाइक होना चाहिए, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही लाइक होना चाहिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो ये जो कवि की पंक्तियां हैं वो आपको कभी नहीं मिल पाएंगी, याद रखना। लाइक और शेयर जल्दी जल्दी कर दीजिएगा आप लोग। हाँ, हिंदी साहित्य की बेटा वैकेंसी बहुत सारी आने वाली, डबल आने वाली, जो आपने सोच रखी है, ठीक है। चलो चलो देखो बेटा, यहां पर याद रखना, जैसे आप नेट वाले लेवल में जाते हो तो वहां पर अलग लेवल मिलता है, सेट वाले में जाते हो या आप वर्ग दो, तो बेटा हर एग्जाम का लेवल। अब यहाँ पे ये क्या है, सबका निचोड़ है, क्योंकि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हो, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काहे को ब्याहे परदेश सुन बाबुल मोरे। हाँ, अब यहां पर देखना कौन कौन सी पंक्ति है। तो पहली पंक्ति, गौरी सोवे सेज पर, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस। तो मुख पर डाले केस, क्या भैया, तो मुख पर डाले केस, चल खुसरो। हाँ बिल्कुल भैया, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने। अब यहां पर देखना, अब खुसरो घर के लिए बोला रैन भाई चहुदेश, तो यहां पर याद रखना रैन भाई चहुदेश। तो आपको यहां पर याद रखना ये चीजें। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपसे यहाँ पे पंक्ति पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे, तो कह देना कि इन्होंने निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु पर कब्र पर जाकर ये पंक्ति कही थी कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, मतलब यहाँ पर सो रहे हैं वो आराम से, जगाना नहीं है भैया। इसके बाद यहाँ पे चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, मतलब खुसरो घर को चलते हैं भैया, और यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है। हाँ, खुसरो रैन सुहाग की जग पिय संग, तो यहाँ पे खुसरो रैन सुहाग की जगी पिय संग, ये भी आ चुका है आपका, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बेटा। अब आप लोग यहाँ पर देखना, ये जो आपको बिंदु दिया हुआ है पहले यहाँ पर समझ लो। चलो एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप लोग, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। इसके बाद अब इनकी पंक्तियां हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी पंक्तियां हैं समझना। अब यहाँ पे अमीर खुसरो की पंक्तियां, तो यहां पर आप लोग बेटा एक हेडिंग बना लो, खुसरो की पंक्तियां। सभी बच्चे यहां पे लिखना, खुसरो की जो पंक्तियां हैं इनको आप लोग यहां पे पढ़ लीजिएगा। खुसरो की पंक्तियां हैं जो, तो खुसरो की कौन कौन सी पंक्तियां हैं पहले पढ़ लेना। एक तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है, और पहले आप लोगों ने जो पढ़ी है वो कौन सी है, वो यहाँ पे अपने गुरु की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। इसके बाद यहाँ पे देखना इनकी एक पंक्ति और आती है जो कई बार आ भी चुकी है और बड़ी पॉपुलर भी है, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। तो यहां पर इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, आप केवल इतना लिखना। अब यहां पर याद रखना, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, हिंदुस्तान की तूती हूं, तूती हूं। अगर कुछ वास्तव में पूछना चाहते हो, अगर कुछ वास्तव में पूछना चाहते हो, अगर तुम भारत के बारे में कुछ वास्तव में पूछना चाहते हो, तो यहां पे याद रखना, अगर भारत के बारे में, भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो, तो मुझसे पूछो। ये यहां पर किसकी पंक्ति है, खुसरो की है बेटा, अमीर खुसरो की। इसके बाद यहां पर याद रखना एक और इनकी पंक्ति आती है। अब इनकी पहेलियां ज्यादा पूछी जाती हैं, बिल्कुल भैया। हाँ, घोड़ा अड्डा क्यों, क्योंकि मोड़ा नहीं गया। बेटा आ रहे हैं बेटा, वो भी आपकी सारी आ रही हैं। जिहाल मुस्की, हाँ मुकम दरंजिस, बिल्कुल बेटा, जिहाल मस्ती मुकम दरंजिस। हाँ चलो ये भी आता है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी माना जाता है। अब यहां पर एक आता है इनका, पहेली आती है कि एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सर के ऊपर औंधा रखा। तो सबके ऊपर औंधा रखा है बेटा, किसके ऊपर, सबके ऊपर, सबके ऊपर औंधा समझते हो, ऊपर, तो यहां पर औंधा धरा, ठीक है। एक थाल मोती से भरा, सर सबके ऊपर औंधा रखा, चारों ओर वह थाली फिरे,
मोती उसमें से एक ना गिरे। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो होता है वो आकाश होता है, और यहाँ पर ये जो पहेली है वो यहाँ पर किसकी है, खुसरो की है। किसकी है लाडलो, खुसरो की है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और कौन कौन सी पहेली है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा बहुत सारी पहेलियां और भी हैं। एक आपने दिया होगा, अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो यहां पर याद रखना, अर्थ तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो याद रखना, अर्थ तो इसका, अर्थ तो इसका, अर्थ तो इसका बुझेगा, बुझेगा, अर्थ तो इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। मुंह देखो, मुंह देखो, मुंह देखो तो सूझेगा, तो सूझेगा। इसका मतलब होता है दर्पण। क्या होता है, दर्पण होता है। और ये भी पंक्ति किसकी मानी जाती है, अमीर खुसरो की मानी जाती है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। चलो तो आप लोग यहां पर ये भी चीजें याद रखना, ये भी यहाँ पे पंक्ति किसकी, अमीर खुसरो की। एक और पंक्ति लिख लेते हैं, हाँ, पांचों के सिर काट दिए ना, मराना खून गया। तो यहां पर याद रखना, ये भी आप लोग लिख लो, हाँ, पांचों के सिर काट दिए, पांचों के सिर काट दिए, पांचों के सिर काट दिए, ना मरा ना खून गिरा। तो यहां पर याद रखना, ना मरा ना खून गिरा, ना खून गिरा। तो याद रखना, पांच उंगली, पांचों उंगली में पांच नाखून होते हैं कि नहीं होते। तो काट दोगे तो ना मरेगा ना यहाँ पे खून आएगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नाखून हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, नाखून हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपकी जो पंक्ति है बेटा, क्लास केवल अभी के लिए है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर फिर इसको अभी प्राइवेट हो जाएगी और इसके बाद आप इसको नहीं देख पाओगे। हाँ चलो, ये बेटा यहाँ पर याद रखना, जिन बच्चों को ये क्लास यहाँ पे लग रही है कि मजा आने वाला है तो बिल्कुल लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक और यहाँ पर देख लेना, एक और इनकी पंक्ति यहाँ पर समझना, एक और पंक्ति यहाँ पर समझना। आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी, खेत में उपजे सब कोई खाए, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर कोई खाए। तो यहाँ पर याद रखना, खेत में उपजे सब कोई खाए, खेत में उपजे सब कोई खाए, सब कोई खाए, घर में उपजे, घर में उपजे। अब घर में जब ये उपज आए तो यहाँ पे घर को ही खाए, तो घर को ही खाए, घर को ही खाए। तो याद रखना, ये होती है फूट। जब यहाँ पे फूट पड़ती है तो याद रखना घर को ही खा जाती है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखना। हाँ, झिलमिल का कुआं रतन की प्यारी, बताओ तो बताओ नहीं तो। हाँ ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया। ये अमीर खुसरो चल रहा है, तबला का आविष्कार। ठीक है, हाँ अमीर खुसरो वही है बेटा, तबला वादक भी थे ये। ठीक है, सितार और तबला वादक भी यहाँ पे कहा जाता है, दरार भी कहा जाता है। ठीक है, फूट को। चलो अब यहाँ पर एक पंक्ति और इनकी बची हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक पंक्ति इनकी कौन सी बची हुई है, उसको आप लोग वैसे डायरेक्टली लिख सकते हो ओरली। आपने यहाँ पर पहले भी पढ़ा होगा, कितने बच्चों ने यहाँ पर पढ़ा है। अमीर खुसरो की एक पंक्ति आती है जो आपकी यहाँ पे 2-3 एग्जाम में पूछी गई है। एक नार अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, एक नार अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो भैया सांप का मतलब बत्ती से है, और यहां पर जो ताल है वो क्या है आपका, दीपक है। तो दिया और बाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिया और बाती। क्लियर है बात भैया। हाँ चलो देखो, ये होता है मुकरियां। मुकरियों का मतलब होता है, आपको पहेली के अंत में ही उत्तर दे दिया जाता है, उसे मुकरियां कहा जाता है। जहां उत्तर खोजना पड़ता है उसे पहेली कहा जाता है। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, हाँ, अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित खड़ी बोली को बेटा रेखता कहते हैं। ठीक है, हाँ। और यहाँ पर मध्यकाल में जो दक्कन के मुसलमान थे, तो मुसलमानों द्वारा फारसी भाषा में लिखी जाने वाली जो भाषा थी उसे यहाँ पर दक्कनी हिंदी कहा जाता था। बिल्कुल, जो दक्कनी हिंदी, अगर हम इसकी बात करें तो इसको यहाँ पर
बिल्कुल आपसे जब पूछा जाएगा तो इसका जो श्रेय जाता है उत्तर भारत में लाने का, वो किसको जाता है? शायर अली को जाता है। जो यहाँ पर आपकी दक्खनी थी, इसको उत्तर भारत में कौन लाया था? शायर अली लाया था। कौन लाया था? शायर अली। ठीक है, हाँ, शायर अली किसके दरबार में आया था? बेटा मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में आया था वो। अब यहां पर देखना, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले आप लोग लिख लो। चलो अब यहां पर एक फैक्ट आप लोग लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी, तो ईश्वरी प्रसाद एक व्यक्ति है। इन्होंने यहां पे खुसरो को क्या कहा था? समझना, इन्होंने खुसरो को महाकवि कहा था। क्या कहा था? महाकवि कहा था। महाकवि कहा था। और यहां पर इन्होंने खुसरो को एक और नाम दिया, कवियों का कवि भी कहा था। क्या कहा था? कवियों का कवि भी कहा था। कवियों का कवि भी कहा था। तो जब आपसे पूछा जाता है कि यहां पर ईश्वरी प्रसाद जो हैं, इन्होंने खुसरो को क्या उपाधि दी, तो आप लोग याद रखना, हाँ, कवियों में राजकुमार कहा था। कवियों का कवि नहीं बेटा, कवियों में राजकुमार है आपका, हाँ, इसको थोड़ा सुधार लेना। कवियों में राजकुमार कहा था। क्या कहा था? तो कवियों में राजकुमार कहा था। क्या कहा था? राजकुमार कहा था। तो याद रखना, कवियों का कवि अलग है बेटा, हाँ, शमशेर। देखना आपको यहां पर दिया गया है, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो खुसरो को महाकवि किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। इसके बाद कवियों में राजकुमार किसने कहा? तो वो भी आपका ईश्वरी प्रसाद ने, इनके दोनों नाम दिए थे। हाँ, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो खुसरो को महाकवि किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने। इसके बाद राजकुमार किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर कर दो पहले आप लोग। हाँ, कवियों का कवि अलग है बेटा, शमशेर बहादुर को कहा जाता है कवियों का कवि। ठीक है, हाँ, छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैन मिलाई के, अमीर खुसरो की है बेटा ये। छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैन मिलाई के, तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति है। आप लोग इसको कहीं छाप लेना। ठीक है, हाँ, छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैन मिलाई के, लिख दें क्या? हाँ, लिख लोगे आप लोग, लिख लो, छाप तिलक सब छीनी रे, मुंह से नैन मिलाई के। चलो हो गया, कवियों का राजकुमार हो गया। चलो भैया, बहुत बढ़िया। खुसरो के द्वारा कितने ग्रंथ लिखे गए थे? खुसरो के द्वारा लगभग 100 ग्रंथ लिखे गए थे बेटा। ठीक है, हाँ। अब यहां पे हम अगले कवि के बारे में जान लें। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखना, अगले कवि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 101% क्वेश्चन आएगा। अगले कवि ये रहे आपके सबसे मोस्ट प्री मेन, सब में क्वेश्चन आता है। विद्यापति, कौन नहीं जानता भैया, उपाधियों का राजकुमार है ये। यहां पर याद रखना, कवियों का राजकुमार तो ठीक है, सबसे ज्यादा उपाधियां प्राप्त करने वाले यही हैं। अब यहां पर याद रखना, इनका जीवन काल जब आपसे पूछा जाएगा तो पहले यहां पर हम लिख लेते हैं कि भैया यहां पर विद्यापति का जो जन्म था 1352 से 1448, तो आप लोग लिख लेना 1352 से 1448। अब यहां पर देखना, ये जो आपके विद्यापति जी थे, सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे विद्यापति का जन्म कहां हुआ था। मोसे नैना, मोसे नैना, मोसे नैना मिलाई के ठीक है, चलो मुझे यहां पर कमेंट करके बताओ कि विद्यापति का जन्म कहां हुआ था। डेट तो आपको पता चल गई, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, तब तक हम यहां पर इनके बारे में पढ़ते हैं। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा विद्यापति के बारे में, तो ये आदिकालीन कवि हैं। ये यहां पर क्या है? आदिकालीन कवि हैं। पहला प्रश्न, आदिकालीन कवि हैं, ये सबको पता है कि यहां पर याद रखना विद्यापति। हाँ, ये यहां पर एक और प्रश्न पूछा, इनका पूरा नाम क्या है? तो विद्यापति तिरहुत, इनका पूरा नाम जब पूछा जाएगा, पूरा नाम क्या है, तो यहां पर याद रखना इनका पूरा नाम है विद्यापति तिरहुत। क्या नाम है भैया? तो विद्यापति तिरहुत इनका पूरा नाम माना जाता है। अब यहां पर ये किस राजा के समकालीन है? दरबारी कवि किसके थे? तो याद रखना, जब आपसे पूछा जाएगा कि ये दरबारी कवि किस राजा के थे, तो याद रखना आपने देखा होगा ये किसके दरबारी कवि थे? राजा शिव सिंह के थे। किसके थे? तो राजा शिव सिंह के, राजा शिव सिंह के यहाँ पर ये दरबारी कवि माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, इन्होंने आदिकाल और भक्तिकाल को यहाँ पर बिल्कुल समन्वय कर दिया था, तो आदिकाल और भक्तिकाल के संधि कवि भी माने जाते हैं। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो आप लोग लिख सकते हो आदिकाल और यहाँ पर भक्तिकाल
और आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि हैं, संधि कवि हैं। तो जब भी आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा तो आदिकाल और भक्ति काल के यहाँ पे संधि कवि किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। अब बात आती है कि सर इनको उपाधियां कितनी थी, इनको यहाँ पर जो उपाधियां हैं, उपाधियां यहाँ पर कितनी थी, तो भैया 16 थी इनके पास। कितनी उपाधियां थी, 16। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा उपाधियां किसके पास थी, तो यहाँ पर विद्यापति के पास थी। किसके पास थी, विद्यापति के पास थी। ये आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर इनके पास सबसे ज्यादा उपाधियां थी, कौन कौन सी उपाधियां थी, 16 उपाधियां थी। ठीक है भैया, तो देखना आप लोग यहाँ पे मोस्ट याद रख लो। जैसे हम उपाधियों की बात करें तो एक तो आपको अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है, इसके बाद यहाँ पे नव कवि शेखर भी कहा जाता है। तो अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, नव कवि शेखर कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है। ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। जब आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अभिनव जयदेव हो गया। इसके बाद यहाँ पर खेलन कवि भी कहा जाता है, खेलन कवि आप सभी को पता होगा। हाँ बहुत बढ़िया, मैथिल कोकिल इन्हीं को कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, तो आप लोग उसको भी लिख लेना, मैथिल कोकिल भी इन्हीं को कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी इन्हीं को कहा जाता है। खंडार कवि भी कहा जाता है, तो कवि कंधार भी कहा जाता है इनको, यहाँ पर कवि खंडार भी कहा जाता है, खंडार जो बोल सकते हो आप लोग। इसके बाद यहाँ पर याद रखना और भी बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पर आप लोग खंडार या कई जगह खंडहार भी मिला हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, कवि खंडहार। तो कवि खंडहार भी इनको कहा जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ इसके बाद यहाँ पे जब आपसे पूछा जाएगा और इनको क्या क्या कहा जाता है, तो फिर से यहाँ पर और भी देख लेते हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं, और भी इनके बहुत सारे नाम हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा हो, कवि शेखर हो गया, कवि खंडार हो गया, नव कवि हो गया, खेलन कवि हो गया, दशावधान और पंचानन। एक यहाँ पे लिखना आप लोग दशावधान, दशावधान, और एक यहाँ पे होता है पंचानन। कौन सा होता है लाडलो, पंचानन। तो यहाँ पर ये सब इनको क्या मिली थी, उपाधियां मिली थी। क्या मिली थी, उपाधियां मिली थी। तो आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ नए बैच बेटा 24 तारीख से स्टार्ट है ऑफलाइन ग्वालियर में, ऑनलाइन आपके यहाँ पे चल रहे हैं तांडव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलो जाति कवि हो गया, जातीय कवि इन्हीं को कहा जाता है, अपरूप का कवि भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इनको क्या कहा जाता है, और भी लिख लो भैया, और लिख दें, हाँ लिख लो इनको, जातीय कवि लिख लो एक तो कहीं एक जगह, जातीय कवि। अपरूप का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इनको, तो याद रखना आप लोग यहाँ पे, अपरूप का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपरूप का कवि भी कहा जाता है। ये भी बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट इनका नाम है। सारे के सारे आज याद कर लेना बेटा, हाँ याद करके ही जाना। पंच देवोपासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, पंच देवोपासक भी कहा जाता है, देवो उपासक भी कहा जाता है। तो पंच देवो उपासक भी किसको कहा जाता है आपका, तो ये आपका विद्यापति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विद्यापति को कहा जाता है। हाँ इसके बाद अभट्ट का कवि भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाँ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर अभट्ट का कवि भी कहा जाता है, तो अभट्ट का कवि भी इनको कहा जाता है। तो ये यहाँ पर मैथिल कोकिल आपका हो ही गया, मामला क्लियर है। चलो भैया लिख लीजिएगा, हाँ पंचानन किसने कहा था, हजारी प्रसाद ने कहा था। बेटा वो नहीं लिखना है किसने कहा था, उसके ऊपर अपन आ रहे हैं किसने क्या कहा था। हाँ बिल्कुल भैया, इसको यहाँ पर देसी वाणी या हम कह सकते हैं आदिकाल का प्रथम कवि भी यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था। ठीक है, हाँ जबलपुर में ब्रांच खोल दो। शिव सिंह सेंगर ने इनको क्या कहा था, अभिनव जयदेव कहा था बेटा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार, मजा नहीं आ रहा। हाँ क्योंकि तुमको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है लेकिन आप लोग लाइक और शेयर नहीं करे। हर बच्चे को बेटा शेयर कर दो। हाँ जितने बच्चे बेटा 24 तारीख से आपका ग्वालियर में ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, वर्ग 2 वाले बच्चों के लिए स्पेशल। ठीक है, और ऑनलाइन आप बेटा अभी कोर्स नहीं लोगे तो बाद में आप इतने लेट हो जाओगे कि मैं कोर्स करा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, साइड हो जाइए सर, लो भैया साइड हो गए, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है,
सब निकल जाएगा बांधवगढ़ से, ठीक है। हाँ चलो सर आपसे प्रश्न पूछने थे, ठीक है बेटा। आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पे प्रश्न पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी फॉलो कर लेना, प्रदीप सर डैश हिंदी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। हाँ फीस बेटा अभी तो ऑफर ही चल रहा था, और ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन बेटा ऑफिस में आ सकते हो। बेटा यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे हैं इतना डीप तो कभी नहीं पढ़ा, हर बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा, मजाक थोड़ी है। हाँ हर बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया, लेकिन तुमको इतना पढ़ा दिया है कि तुम्हारे पेपर में बाहर नहीं जाएगा। हाँ और डीपली पढ़ना चाहते हो दिमाग चलाओ फिर, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखना अब यहाँ पर इसके और खतरनाक जो प्रश्न बनते हैं उनको थोड़ा समझना। बिल्कुल विद्यापति को 16 उपाधियां हैं, ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। हाँ 1350 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जन्म पे ज्यादा ध्यान मत दो आप लोग, ठीक है। अब देखना यहाँ पर इसके बाद हम बात करें तो हिंदी को या हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले, तो याद रखना काव्य का विषय सबसे पहले विद्यापति ने ही बनाया था। तो याद रखना हिंदी में जो हिंदी को यहाँ पर याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले तो वो यहाँ पर कौन है, आपके विद्यापति हैं लाडलो, कौन है आपके विद्यापति हैं। तो जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पर याद रखना हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले जो कवि हैं वो आपके कौन है। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। सर आप चलो कोई दिक्कत नहीं, पीएचडी करके बैठे हो आप, में लगता नहीं क्लास, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रही है। हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर क्यों नहीं किया तुम लोगों ने। सर्वमान्य मत के अनुसार इनका जो 1380 से 1460 जन्म की छोड़ दो कभी नहीं आएगा। हाँ ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं रहेगी कल से, ठीक है याद रखना, ये वीडियो कल से नहीं रहेगी ना, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सुन लो सभी लोग, अभी तो बहुत सारे फैक्ट बाकी जल्दी जल्दी करना, इसके बाद सर की भी क्लास है बेटा। इसके बाद यहाँ पर देखना एक व्यक्ति आते हैं, नाम तो शायद सुना ही होगा, एक व्यक्ति आते हैं कौन भैया, बच्चन सिंह, आपके जाने पहचाने, हाँ कर्मठ ईमानदार, और यहाँ पर जुझारू प्रत्याशी थे ये भी। तो याद रखना जो आपके बच्चन सिंह है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि कहा था। तो याद रखना इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था, तो विद्यापति को आदिकाल का प्रथम कवि कहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आदिकाल का प्रथम कवि यहाँ पर किसने कहा था, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा विद्यापति ने कहा था। किसने कहा था, विद्यापति ने कहा था, सॉरी विद्यापति को किसने कहा था, बच्चन सिंह ने कहा था लाडलो, किसने कहा था, बच्चन सिंह ने कहा था। हाँ बहुत बढ़िया, अगले टारगेट 1000 पार, जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर कर दो बेटा। इसके बाद यहाँ पर विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को यहाँ पर देसी वाणी कहा था। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपके विद्यापति हैं, तो विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा था, तो याद रखना अपभ्रंश को यहाँ पर क्या कहा था बेटा, देसी वाणी कहा था। तो जब आपसे पूछा जाएगा देसी वाणी किसने कहा था, विद्यापति ने अपभ्रंश को कहा था। इसके बाद यहाँ पर याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब जो विद्यापति हैं और इनके बारे में क्या क्या कंसेप्ट निकल सकता है। तो विद्यापति जो हैं भक्त कवि हैं या श्रृंगारी, इस संबंध में विद्वानों का एक मत कभी नहीं हुआ, लेकिन इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है। क्योंकि याद रखना कुछ लोग ये बोलते थे कि सर ये श्रृंगारी कवि हैं कि भक्त कवि हैं, बड़ा डाउट में रहता था जीवन में, तो ये डाउट बड़ा खतरनाक था। अब यहाँ पर याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा तो रामचंद्र शुक्ल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं, उन पर चढ़कर जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को आपने आध्यात्मिक संकेत बताया है। तो ये यहाँ पे सब किसका मामला था, आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। क्लियर है बात। अब बात आती है सर किसने इनको यहाँ पे भक्त कवि माना और किसने श्रृंगारी कवि माना। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों लिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पर देखना विद्यापति को भक्त कवि किसने लोगों ने माना था और विद्यापति को यहाँ पे श्रृंगारी कवि कितने लोगों ने माना था। दोनों ही क्वेश्चन लिख लो, श्रृंगारी कवि किस किस कवि ने माना और भक्त कवि यहाँ पे किस किस कवि ने माना। तो याद रखना भक्त कवि मानने वाले यहाँ पर एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जो सबको पता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा था, भक्त कवि कहा था लाडलो, क्या कहा था,
भक्त कवि कहा था। इसके बाद यहाँ पे श्याम सुंदर दास हो गए, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, इसके बाद यहाँ पे ब्रजनंदन सहाय हो गए। तो याद रखना कितने कवि हो गए, 3 से 4। पहले तो यहाँ पे भक्त कवि किसने माना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है भैया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए। हजारी प्रसाद जी हो गए, हजारी प्रसाद जी हो गए। श्याम सुंदर दास हो गए बेटा, कौन हो गए आपके, श्याम सुंदर दास हो गए। तो याद रखना यहां पर ये 3 बड़े मोस्ट हैं कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको श्रृंगारी माना कि भक्त, ये बड़ा विवाद था इस मुद्दे पर, तो यहां पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको भक्त कवि माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भक्त कवि माना, श्याम सुंदर दास ने इनको भक्त कवि माना, ब्रजनंदन सहाय ने भी इनको भक्त कवि माना। किसने, तो ब्रजनंदन जो सहाय हैं उन्होंने भी इनको क्या माना था, भक्त कवि माना था। क्या माना था, भक्त कवि माना था, बिल्कुल। ग्रियर्सन ने इन्हें यहाँ पर रहस्यवादी कवि भी माना था। ठीक है भैया, रहस्यवादी कवि आगे कहा था, जब आगे अपन पढ़ेंगे। अब बात आती है कि सर ये बताओ श्रृंगारी कवि कितने कवियों ने माना था, तो श्रृंगारी ये बताओ भक्त के लिए मना स्पष्ट कर दिया किसने, रामचंद्र शुक्ल ने कर दिया। किसने कर दिया, रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि आजकल यहाँ पे आध्यात्मिक रंग के चश्मे ऐसे सस्ते हो गए हैं कि इन पे चढ़कर यहाँ पे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को यहाँ पे आध्यात्मिक संकेत बताया है। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा मामला, उन्होंने तो सीधी सीधी बोल दिया कि भक्त कवि हो ही नहीं सकते। तो श्रृंगारी कवि किसने कहा था, आपने यहाँ पे देखा होगा, एक आते हैं यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट कवि हैं। एक आते हैं राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर याद रखना, आप लोग रखना, पहले शुक्ल आ गए, ठीक है, राम कुमार वर्मा जी हो गए। कौन हो गए बेटा, तो याद रखना यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी हो गए। तो इन लोगों ने इनको क्या माना था, श्रृंगारी कवि माना था। ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सर वर्ग 1 में सिलेक्शन हो गया है आपके कोर्स में, मैं नरसिंहपुर से हूं, बहुत बढ़िया बेटा। वर्ग 1 में तो बहुत सिलेक्शन हुए थे, अब वर्ग 2 की बारी है। और इस बार मुझे लगता है कि अगर 700-800 पद आए, 800 में से 700 750 बच्चे तांडव क्लास के होने चाहिए। इसके लिए आप लोग तैयारी करो पहले दम से, हाँ तैयारी कीजिएगा बेटा, दम से तैयारी कीजिएगा। श्रृंगारी कवि और यहाँ पे भक्त कवि मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्वेश्चन आएगा कि भक्त कवि किसने कहा था, तो 3 इसमें से डाल देगा, 1 इसमें से डाल देगा। श्रृंगारी कवि में 3 ये डाल देगा, 1 यहां से डाल देगा। तो आपको चारों के चारों याद होने चाहिए। चलो, हरप्रसाद शास्त्री ने क्या माना था सर, हरप्रसाद शास्त्री ने बेटा इनको श्रृंगारी कवि माना था। सुभद्रा झा ने भी इनको श्रृंगारी कवि माना था। तो वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो लिख लो। हाँ, ज्यादा पद आएंगे बेटा, बहुत बढ़िया। जिनका भी बेटा सिलेक्शन हो चुका है आप, हाँ मिठाई लेके आ जाना। लक्ष्मण प्रसाद जी, चलो चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग नहीं सुधरोगे रे कबूतरों। अब आगे बढ़े, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ने लाड लो। कितने बच्चे तैयार हैं और पढ़ने के लिए? चलो इसके बाद सर की क्लास है, जल्दी जल्दी पढ़ो भैया। विद्यापति के बारे में और भी पढ़ लेते हैं। अब तुम लोग तो यहाँ पर पता इतने आलसी हो चुके हो कि सिलेक्शन यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। समय बचा है मात्र 50 से 60 दिन का। तो पेपर में यहाँ पर ये बताओ आप 30, 40, 50 दिन में कर क्या लोगे? हाँ बोलो सर, हम तो यहाँ पे झंडे गाड़ देंगे। भैया झंडे गाड़ने के लिए पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, पिलर मजबूत होने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, देखना विद्यापति को यहाँ पर जो पदावली है तो गीत गोविंद के पद पर आधारित मैथिली भाषा में है। तो विद्यापति ने यहाँ पर क्या लिखा था? रचनाओं की बात करें तो आप सबको पता है, कीर्ति लता हो गई, कीर्ति पताका हो गई, ये सब रचना यहाँ पर किसकी मानी जाती है? विद्यापति की मानी जाती हैं। तो जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा इनकी रचनाओं की बात करें तो रचना कौन कौन सी थी? एक तो आपने देखा होगा कीर्ति लता थी, एक यहाँ पे कौन सी थी लाडलो? कीर्ति पताका थी। ठीक है, एक यहाँ पर आती है पदावली, पदावली। तो याद रखना यहाँ पर ये तीनों रचना मोस्ट इंपोर्टेंट, इनकी डेट भी आप लोग याद रख लेना। पहली जो रचना है कीर्ति लता 1380 में आई थी, 1403 में और 1403 में दोनों। तो याद रखना ये 1380, 1403 और 1403, ये इनकी डेट याद हो जाएंगी। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी भी जाती हैं। जब आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी तो आप यहाँ पे बता सकते हो। बिल्कुल, अब इसमें आप लोग क्या बताओगे? तो हम कह सकते हैं कि जो विद्यापति की यहाँ पर कौन सी भैया? पदावली। पदावली की अगर हम बात करें तो जो पदावली रचना है इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो गीत गोविंद पर आधारित यहाँ पे रचना मानी जाती है। किस पर?
गीत गोविंद पर आधारित रचना मानी जाती है, आधारित रचना है। और भाषा कौन सी है भैया? मैथिली भाषा है इसकी। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा है। इन दोनों की भाषा पूछी जाएगी तो यहां पर याद रखना अवहट्ट में लिखी गई रचना है। ये किसमें है? अवहट्ट भाषा में ये दोनों रचना लिखी गई थी, लेकिन यहाँ पे पदावली किसमें लिखी गई थी? तो आपको याद रखना मैथिली भाषा में लिखी गई थी। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, ऐसे तो यहाँ पे गोरक्ष विजय, ठीक है, गोरक्ष विजय भी अवहट्ट में लिखा गया था। हाँ ठीक है। निराला जी ने नागिन की लहर कहा था पदावली को। ये क्वेश्चन आने वाला है बेटा अभी, ठीक है। निराला जी आने वाले हैं, नागिन की लहर कहा था उन्होंने, ठीक है। और बताइएगा। हाँ, तो इसको आप लिख सकते हो नागिन की लहर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नागिन की लहर भी कहते हैं। किसने कहा था? निराला जी ने कहा था, नागिन की लहर कहा था इसको। अब देखना विद्यापति की जो कीर्ति लता और कीर्ति पताका है अवहट्ट भाषा में है। कीर्ति लता में यहाँ पर एक राजा थे, तिरहुज के राजा कीर्ति सिंह का जो वर्णन है, जबकि यहाँ पे कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति लता में इन्होंने क्या किया था भैया? तिरहुज के राजा का यहाँ पे वर्णन किया, और कीर्ति पताका में शिव सिंह जिसके राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, उनका यहाँ पर क्या किया था? इसमें विवेचन किया था। क्लियर है बात यहाँ पर? इसके बाद आता है कि विद्यापति द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था, तो आप लोग याद रखना शिव की भक्ति में रचे गए पद थे, उनको यहाँ पर नचारी कहते थे। क्या कहते थे? तो यहाँ पर आप लोग याद रखना जो विद्यापति हैं, अगर हम बात करें विद्यापति की, तो विद्यापति ने यहाँ पे शिव की भक्ति के लिए पद रचे थे। तो शिव की भक्ति के पदों को, शिव की भक्ति के पदों को नचारी कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? नचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? नचारी कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बोल सकते हो कि शिव की भक्ति के पदों को क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। हाँ, फर्स्ट टाइम दिया है, कोई एग्जाम ग्रेड 2 का फ्री, अब मेंस की कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चन सिंह ने क्या कहा था? जाति कवि कहा था। इसके बाद याद रखना जो विद्यापति हैं तो राजा शिव सिंह, और उनकी एक रानी भी थी लखिमा, नाम सुना होगा। तो शिव सिंह की एक रानी थी, शिव सिंह राजा थे जिसके दरबार में ये कवि हुआ करते थे, और एक रानी हुआ करती लखिमा देवी। तो यहाँ पर याद रखना ये आप लोगों को पूछा जाएगा। तो विद्यापति ने राजा शिव सिंह को यहाँ पे कृष्ण और रानी को यहाँ पे क्या राधा मानकर पदावली की रचना की थी, ऐसा कहा जाता है। तो इन्होंने कृष्ण किसको माना? राजा, तो राजा शिव सिंह को तो कृष्ण मान लिया, और लखिमा जो रानी थी उसको यहाँ पर राधा मानकर पदावली की क्या कर दी? रचना कर दी थी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रख लेना है। क्लियर है बात यहाँ पर? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, हरप्रसाद शास्त्री ने बिल्कुल यहाँ पर नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से कीर्ति लता पुस्तक की प्रतियां प्राप्त की थी। तो कीर्ति लता कहां से मिली थी? नेपाल से मिली थी। कहां से मिली थी लाडलो? नेपाल से। सर कितने घंटे पढ़े हम लोग? हाँ, लास्ट में रुको, 2 मिनट बाद बताने वाला हूं। 2-4 फैक्ट और हैं, आप लोग यहाँ पे समझना, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। विद्यापति ने मैथिली भाषा में नाटक कौन कौन से लिखे थे? नाटक लिखना है, नाटक में लिख दूं क्या? चलो देख लो। नाटक की अगर हम बात करें तो इनके नाटक भी है। एक तो यहाँ पर नाटक आता है गोरक्ष विजय। कौन सा आता है लाडलो? गोरक्ष विजय। रुक्मणी का हरण आता है। कौन सा आता है? गोरक्ष विजय हो गया, रुक्मणी का हरण हो गया, और यहाँ पर आपका पारिजात परिणय हो गया। तो एक तो इनका हो गया गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय इनका एक नाटक है। भाषा बेटा मैथिली रहेगी, ठीक है। भाषा कौन सी रहेगी? मैथिली। एक यहाँ पे रुक्मणी का हरण कर लो, रुक्मणी का हरण, ये भी नाटक है भैया मैथिली भाषा में। पारिजात परिणय भी लिख लो। तो यहाँ पर पारिजात जो परिणय है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी आपका यहाँ पर मैथिली में ही है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। हाँ, मेंस में कैसा पेपर आएगा ये भी हम बता देंगे, आप लोग यहाँ पर याद रखना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, सब हो जाएगा बेटा। सॉरी, इनके पदों को गाते गाते कौन बेहोश हो गया था? ऐसे क्वेश्चन नहीं आते रे कबूतरों। हाँ, पदों को गाते गाते बेहोश हो गया था। हाँ, लेकिन ये सत्य भी है। एक व्यक्ति थे चैतन्य महाप्रभु, नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो भक्ति काल का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु, ऐसा कहा जाता है कि इनके पदों को गाते गाते बेहोश भी हो गए थे, ठीक है। इसलिए जो चैतन्य संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय में विद्यापति की पदावली धार्मिक ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। मतलब चैतन्य संप्रदाय जो है उसमें पदावली को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मान्यता भी है, क्योंकि इनके पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्या अचेतन अवस्था में चले गए थे, मतलब यहाँ पे बेहोश हो गए थे बेटा, ठीक है।
सर आपका पूरा नाम क्या है? बेटा डेली लिखा रहता है प्रदीप पंडित सर। हाँ चलो, प्रदीप सर भी डाल दोगे तो आ जाएगा। गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। हाँ, इसके बाद यहां पर देखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति की जो अभट्ट भाषा थी, तो यहां पर याद रखना अभट्ट भाषा में जो इन्होंने कीर्ति लता लिखी थी उसको यहाँ पे भृंगी भृंगी संवाद कहकर पुकारा था। तो याद रखना जो आपकी कीर्ति लता है, तो कीर्ति लता को यहाँ पर क्या कहा जाता है? भृंग भृंगी संवाद कहा जाता है। भृंग भृंगी जो भौरा वाला संवाद होता है ना, हाँ बिल्कुल बेटा, भृंगी भृंगी संवाद कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी बस यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं, 2-3 पंक्ति और लिखवा दूं मैं, समझना। 2-3 पंक्ति और लिख लो, पहले इतना नोट डाउन कर लो आप लोग जल्दी जल्दी। हाँ प्रदीप शर्मा, ठीक है, सरनेम क्या है? प्रदीप शर्मा, बिल्कुल बेटा। चलो जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी पंक्तियां रह गई बेटा, पंक्तियां ही तो इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, शानदार 100% आने वाली। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्ति लता को भृंगी भृंगी कहा था, ठीक है। चलो, हाँ सबके मैसेज दिख रहे हैं कबूतरों, तुम लोग बत्ती पे बत्ती दिए जा रहे हो। चलो भैया जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। कबूतर कौन है? कबूतर कोई नहीं, तुम ही लोग हो। सुख सुखी अलग होता है रे कबूतरों, हाँ सुख सुखी तोता मैना जैसा होता है, हाँ लिख लें। चलो सर एसएससी का शाम को ऑफलाइन बैच है क्या? बेटा अभी यहाँ पर सुबह चल रहा है, उसमें आप आ सकते हो। सारे बैचेस यहाँ पर आपके ग्वालियर ब्रांच पर ओपन है। अभी यहाँ पर 4-5 पंक्तियां हैं, मैं उनको आपको कराने वाला हूँ। वीडियो को बेटा उससे पहले लाइक और शेयर कर दो आप लोग। चल हो गया, पंक्तियां लिख लें। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वर्ग 2 के सब बच्चे पास होंगे, तुम क्या के लिए तनाव ले रहे हो? सब पास होंगे A to Z जो पढ़ेंगे वो, क्योंकि याद रखना अपने पास कबूतर इतने हैं कि सब पास हो जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। देखना अब यहाँ पे इनकी पंक्ति लिख लो विद्यापति की। हाँ कितने बच्चों को याद है? 6000 पदों का वो बता दूंगा बेटा। देखना यहां पर याद रखना विद्यापति की पंक्ति आप लोग पढ़ लो पहले। विद्यापति की जो यहां पर बेटा पंक्तियां हैं, इनको आप लोग यहां पे पहले पढ़ लो। विद्यापति की पंक्तियां कितने लोगों ने पढ़ी है पहले तो ये बता दो मुझे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? वाक कवि, ठीक है। चलो छतरपुर में कब आओगे? छतरपुर में बेटा अगले महीने आ जाएंगे। अब देखना इनकी पंक्तियां, तो आप लोगों को यहां पर एक तो याद होगा जो मैंने आपको पहले भी कराई थी कि जय 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 शंकर, मतलब यहां पर जो शंकर जी के पद हैं उनको मैं आप लोगों ने अभी यहां पर बिल्कुल एक नाम भी दिया था। तो शंकर जी के पद जो इन्होंने लिखे थे उसको क्या नाम दिया था? हाँ पढ़ तो रहे हैं डेली सर, ठीक है। तो शंकर जी के पदों को अभी आपने नचारी कहा था, तो शंकर जी के लिए इन्होंने एक पद लिखा था, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी जय अध पुरुष जयति अधनारी। तो यहां पर याद रखना एक पंक्ति आती है किसकी? आपकी, तो विद्यापति की है, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। तो यहां पे इतना ही लिख लो आप लोग, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। तो यहां पर ये जो पंक्ति है ये किसकी मानी जाती है? आपके विद्यापति की मानी जाती है। आगे भी लिख सकते हो, जय अध पुरुष जयति अधनारी। तो यहां पर याद रखना जब आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? विद्यापति की पंक्ति है। इसके बाद एक आपकी कीर्ति लता अभट्ट भाषा में लिखी थी इन्होंने, किसमें? अभट्ट भाषा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। कोई ट्रिक बता दीजिए, पढ़ा हुआ ना भूलें। बता देंगे, हाँ उसके रुपया लगेंगे 2 रुपया।
हाँ 2 रुपए में बताऊंगा, उसके पहले नहीं बताऊंगा, ताकि तुम लोग जीवन में ना भूलो। बोला सर 2 रुपए ले लेना। हाँ तुमको मजाक लगता है ना, 2 रुपए तत्काल दे दोगे, कमाओगे तब पता चलेगा तुम लोगों को। हाँ चलो देखना, एक और लिख लो, पुरुष कहानी हूं कहो जसु पथ्याय पुन्नु। तो भैया ऐसे ऐसे शब्द जब आए ना, उन्नू पुन्नु, ये सब आपके कीर्ति लता से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? उन्नू पुन्नु कहानी। जब यहाँ पे अणा का प्रयोग होना तो समझ लेना ये सब आपका कहां से आया है मामला, ये सब आपका यहाँ पर कीर्ति लता से आया है। तो आप लोग लिखना, हाँ पुरुष कहानी हूं कहो, इतना ही लिख लो बेटा, पुरुष कहानी हूं कहो। ये भी यहां पर किसका है? तो ये भी पंक्ति आपकी विद्यापति की मानी जाती है। एक और यहां पे लिख लो, माधव हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा। तो ये भी यहां पर किसकी मानी जाती है? विद्यापति की पंक्ति मानी जाती है। ठीक है, हाँ चलो भैया बता देंगे रे, काय के लिए तनाव ले रहे हो तुम लोग। हो गया? और कोई डाउट हो किसी का जीवन में तो पूछते जाना, बाकी पे तनाव मत लेना। और जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दो। पहले जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। और यहाँ पर याद रखना, इस तरीके से अभी पंक्तियों की क्लास रह गई है, पंक्तियां ज्यादा नहीं, 100 पंक्तियों में तुम लोगों का काम हो जाएगा। 100 में तो तुम लोग पता है गेम ओवर कर दोगे सामने वाले का पेपर का। ठीक है सर, टेस्ट सीरीज कब शुरू हो रही है? हो तो गई भैया टेस्ट सीरीज आपकी तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे डेली इनको क्लास मिल जाए, नहीं तो फिर आप लोग ढूंढते रहते हो कहाँ गई लिंक। भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लो नए बच्चे जितने भी है चैनल को। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना, जो बच्चे यहाँ पे डाउट वाले हैं, डाउट डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा बिल्कुल, तांडव क्लासेस। तो तांडव क्लासेस यहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर। और मुझसे डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, प्रदीप सर डैश हिंदी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप वहां पर जुड़ सकते हो सभी बच्चे। ठीक है, मंदसौर के छोटे से गांव, ठीक है, कोई देखें बेटा कोई छोटा बड़ा गांव नहीं होता। आपकी नौकरी लग गई ना, आप इतने बड़े हो जाओगे कि बगल वालों को पता है पागल समझोगे, और होता भी है, होना भी चाहिए। टेस्ट सीरीज बेटा यहाँ पर ऑफर है, सब चीज पे ऑफर है, हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। और 24 तारीख से नए बैच आ रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्ग 2 के। तो आप यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से हो, बिल्कुल ग्वालियर ब्रांच पे ऑफलाइन बैच है और ऑनलाइन तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो बाद में कमेंट भी कर लेना अच्छी, और जो भी आपके मन में हो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षक का धर्म है, उसको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि याद रखें, है तो इंसान, गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भैया हम कंप्यूटर हैं, कोई एक आध गलती, डेट की गलती हो जाती है कभी कभार, वैसे होती तो नहीं है, लेकिन मान लो कभी एक आध गलती हो भी जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर उस असुविधा के लिए हमें खेद भी रहता है कि भैया यहाँ पर आपके डेट वगैरह वैसे होती नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभार हो जाए। ये बताओ भैया, इंसान है, इतना डाटा याद रखना मजाक है क्या? तो कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो उसको आप खुद सुधार लेना बेटा। ठीक है, हाँ वैसे होंगी नहीं, टेंशन मत लो। मजा आ गया सर आज तो, कल इससे भी तगड़ा मजा आने वाला है। कल पता है आप लोगों के फेफड़े बाहर आ जाएंगे सब लोगों के। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल रात 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहां पर याद रखना, बिल्कुल लास्ट में आप लोग के एक ही यहाँ पे शब्द कहूंगा कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तैयारी बंद ना करें, डेली लाइव क्लास ले 9 बजे आप लोग। और एप्लीकेशन पे 4 बज के 10 मिनट पे रहती है लाइव क्लास। ठीक है, तो बोलिए भारत माता की जय।